हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 जैविक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था कि कैरोलस लिनियस ने किस प्रकार से संपूर्ण जीव जगत को दो जगत में बांटा था। अब उनके द्वारा जो जगत वर्गीकरण किया गया था उसमें जो दोष रह गए थे, जो कमियां रह गई थी, उनको अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा उनमें संशोधन करते हुए अलग अलग प्रकार की वर्गीकरण प्रणाली दिया गया था। हम आज अध्ययन करने वाले हैं 5 जगत वर्गीकरण के बारे में। 5 जगत वर्गीकरण जो दिया था उसको दिया था R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने R.H. व्हिटकर ने 1969 में जो लिनियस ने दो जगत वर्गीकरण दिया था उनमें जो कमियां थी उन कमियों को दूर करते हुए और कुछ वर्गीकरण के जो आधारभूत लक्षण थे उनको उन्होंने ध्यान में रखते हुए पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांट दिया था। ये 5 जगत जो थे वो थे, एक है जगत मोनेरा, दूसरा है जगत प्रोटिस्टा, तीसरा है जगत कवक, चौथा है जगत पादप और पांचवा है जगत जंतु। इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, पूरे जीव जगत के जितने भी जीवधारी हैं इनको इन्होंने इन 5 जगत में बांट दिया और इस प्रकार से R.H. व्हिटकर महोदय ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली दिया। पांच जगत वर्गीकरण प्रणाली जो था इनमें इन्होंने जो आधारभूत लक्षण, मतलब जिन लक्षणों को आधार बना करके इन्होंने पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांटा था, वे आधारभूत लक्षण कौन कौन से हैं, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। पहला लक्षण जो था जिसको आधार बना करके इन्होंने वर्गीकरण किया था उसमें से पहला लक्षण जो था वह था कोशिका की संरचनात्मक जटिलता। कोशिका की संरचनात्मक जटिलता, इसका अर्थ होता है कि जब एक कोशिका जो होती है जब वो बनती है तो प्रारंभिक कोशिका जो थी जब शुरू में बना था तब उनकी संरचना कुछ अलग थी, लेकिन जैसे जैसे विकसित होता गया तब उनकी संरचना जो थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, विकसित होती गई। तो संरचनात्मक जटिलता के आधार पर कोशिकाएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स होता है प्राइमरी, प्राथमिक, पहले बना, जो सबसे पहले बनी हुई कोशिका थी वह कहलाएगी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसकी क्या लक्षण होंगे कि ऐसी कोशिका जो होती है इसमें जो कोशिका होता है इस कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वह केंद्रक जो होता है वो कोशिका में ही इसी प्रकार से बिखरा हुआ रहता है, कोशिका के अंदर बिखरा हुआ रहता है। इस केंद्रक के चारों तरफ भित्ति, केंद्रक की भित्ति, केंद्रक का भी एक दीवार होता है, उनका एक प्लाज्मा झिल्ली होता है, तो इनमें केंद्रक भित्ति जो होती है वो अनुपस्थित होती है, इनमें नहीं पाई जाती है। तो ऐसी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाएंगी जिनमें केंद्रक भित्ति का अभाव होता है, इनमें केंद्रिका नहीं पाई जाती है,
इनमें केंद्रिका भी अनुपस्थित होता है। और साथ ही साथ इसमें दोहरी झिल्ली वाले जो विकसित कोशिकांग होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले विकसित कोशिकांग में जैसे नाम लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया एक विकसित कोशिकांग में शामिल है। ठीक उसी प्रकार से हरित लवक, गल्जी कार, ये सारे के सारे जो है वो विकसित कोशिकांग की श्रेणी में आते हैं। तो ये सारे कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो इस आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, पूरे जीव जगत को इन्होंने बांट दिया था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी होंगे उनको एक अलग जगत में स्थान दे दिया जाएगा, और जितने भी यूकैरियोटिक होंगे, अब यूकैरियोटिक क्या है, जिसमें ये सभी उपस्थित होंगे, अर्थात इनका केंद्रक जो होगा उसके चारों तरफ एक भित्ति, एक आवरण पाया जाएगा जिसके अंदर केंद्रिका उपस्थित होंगी, और साथ ही साथ ये दोहरी झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाएंगे। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवधारी थे इन सभी को व्हिटकर महोदय ने जगत मोनेरा में स्थान दिया था और उनको एक अलग जगत में शामिल कर दिया था, जगत मोनेरा में। और जितने यूकैरियोटिक होंगे उनको और अन्य लक्षणों के आधार पर बाकी 4 जगत में बांटा गया था। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, कोशिका की संरचनात्मक जटिलता को एक आधार बना करके जीवों का वर्गीकरण किया था। दूसरा आधारभूत लक्षण जो इन्होंने लिया था वह था शरीर की जटिलता के आधार पर, जीवों के शरीर की जटिलता के आधार पर। तो शरीर की जटिलता क्या होगी, अब शरीर की जटिलता का मतलब हो गया कि इनका शरीर जो है वह एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय मतलब जिन जीवों का शरीर जो होता है केवल एक कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है वो एक कोशिकीय कहलाते हैं, अर्थात इनका जो जीवन होता है पूरा एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होता है। और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है संरचनात्मक दृष्टि से बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो एक कोशिकीय जीव जैसे कि जीवाणु होंगे या अमीबा जैसे जीव होते हैं, इन सभी में इनको क्या कर दिया इन्होंने, अलग अलग जगत में स्थान दे दिया था। और बहुकोशिकीय जीव जो थे, बहुकोशिकीय जीव जो हैं वो भी भिन्न भिन्न होंगे, एक होते हैं सरल बहुकोशिकीय और एक होते हैं जटिल बहुकोशिकीय। सरल बहुकोशिकीय का मतलब क्या हुआ कि जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है और सभी कोशिकाएं एक समान होंगी, तो ये कहलाएंगे सरल बहुकोशिकीय जीव। और जटिल बहुकोशिकीय जीव का अर्थ हुआ कि ऐसे जीवधारी जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं ये अलग अलग प्रकार से ऊतकों में, ऊतक से अंग में, अंग से अंगतंत्रों में, और बहुत सारे अंगतंत्र मिलकर के जीव शरीर का निर्माण कर देते हैं, तो ये हो जाते हैं जटिल बहुकोशिकीय। तो व्हिटकर ने जो वर्गीकरण दिया था उसमें इन्होंने जीवों के शरीर की जटिलता को भी आधार बना करके जीवधारियों को एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के आधार पर बांटा था। तो एक और आधारभूत लक्षण हो गया ये। इसके पश्चात देखेंगे अगला आधारभूत लक्षण क्या था। एक अन्य आधारभूत लक्षण जो इन्होंने बनाया था, जिसके आधार पर वर्गीकृत किया था इन्होंने, वह था पोषण विधि। पोषण विधि को लिनियस ने भी आधार बनाया था और ठीक इसी प्रकार से व्हिटकर ने भी पोषण विधि को आधार बनाया था। तो इन्होंने जो पोषण विधि को आधार बनाया था इसमें भी 2 प्रकार के ही थे, स्वपोषी और विषमपोषी। लेकिन इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था इसमें इन्होंने पादपों में पाए जाने वाले पोषण को अलग बताया था और जंतुओं में अलग बताया था। तो पादप जो होते हैं वो भी स्वपोषी होते हैं और उसके साथ साथ पादपों में अन्य प्रकार का पोषण भी पाया जाता है, जैसे
जो पौधे स्वपोषी होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और अपने लिए आवश्यक जटिल पदार्थों को स्वयं अपनी कोशिकाओं में बना सकते हैं। तो ऐसे जीवधारी जो होते हैं इनमें हरित लवक पाया जाता है जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और ऐसे पौधे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। ये विषमपोषी जो होते हैं ये क्या करते हैं? किसी अन्य पौधे पर अपने पोषण के लिए आश्रित रहते हैं। जैसे कि ये विषमपोषी जो होंगे इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे तो अमरबेल एक विषमपोषी जीव होता है। कस्कुटा जिसको कहा जाता है, कस्कुटा प्लांट कहलाता है ये अमरबेल। ये एक परजीवी होता है। विषमपोषी में ये क्या होता है? परजीवी होता है, अर्थात अपने पोषण के लिए किसी अन्य पौधे पर निर्भर होता है। तो अमरबेल जो होता है इनको हम पूर्ण परजीवी कहते हैं क्योंकि ये पूर्णतया किसी भी प्रकार से अपने लिए भोजन का निर्माण नहीं कर सकता है। पूरी तरह से ये क्या होगा? किसी अन्य पौधे पर अपने पोषण के लिए निर्भर होता है। पौधों में एक और प्रकार का पोषण शैली पाया जाता है जो कहलाता है मृतोपजीवी। अर्थात कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो न तो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, न ही वो किसी और पौधे पर आश्रित रहते हैं। ये क्या होते हैं? मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे मोनोट्रापा। मोनोट्रापा जो होता है यह एक ऐसा पादप होता है जिनमें कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम युक्त पदार्थ पाए जाते हैं और ये मृत और सड़े गले पदार्थों में उन पदार्थों को स्रावित कर देते हैं और जब ये पदार्थ उस मृत शरीर का अपघटन करता है तो उनसे जितने भी पोषक तत्व होंगे उनको ये पादप जो होता है वो ग्रहण करता जाता है। तो इस प्रकार से मोनोट्रापा जो हो गया वह मृतोपजीवी पोषण में शामिल हो गया। इसके साथ साथ पादपों में पाया जाता है एक और प्रकार का पोषण जो कहलाता है कीटभक्षी पोषण। कीटभक्षी पोषण जो होता है इसमें जो पादप होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वे अपने लिए भोजन का निर्माण कर सकते हैं, परंतु इनमें नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं इनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए ये विशेष प्रकार के कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उनका भक्षण करते हैं और इस प्रकार से उन पदार्थों की पूर्ति करते हैं। तो कीटभक्षी का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वह है कलश पादप। घटपर्णी भी कहा जाता है कलश पादप, जो कलश के आकार का हो जाता है, अपने शरीर को इस प्रकार से रूपांतरित कर लेता है। इसमें कीटभक्षी में और उदाहरण है यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा, ये भी कीटभक्षी पौधे की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से पादप जो होते हैं वो केवल स्वपोषी नहीं होते हैं बल्कि इनमें विषम पोषण भी, जैसे परजीवी पोषण होता है, मृतोपजीवी होता है या कीटभक्षी पोषण भी इनमें पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जंतु होते हैं। जंतुओं में जो पोषण शैली होती है उसमें भी चूंकि जंतु जो होते हैं वो स्वपोषी नहीं होते हैं, वो केवल और केवल क्या होंगे? विषम पोषी होते हैं। तो इनमें भी विषम पोषिता के आधार पर अधिकांश जंतु जो होते हैं वह उनमें पोषण की एक विधि होती है विषम पोषी के आधार पर। विषम पोषी पोषण में बहुत सारे जंतु जो होते हैं वह प्राणी संपोषण विधि के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। प्राणी संपोषण मतलब क्या हो गया कि ये जीव जो होते हैं वह भोजन को ठोस रूप में अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन करके उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आने वाले जीवधारी जो होते हैं इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में कौन कौन से? एक होंगे शाकाहारी, दूसरा होंगे मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। शाकाहारी जो होते हैं ये सारे जो है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, केवल पौधों पर निर्भर होते हैं
मांसाहारी जो होते हैं वे शाकाहारियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और सर्वाहारी जो होते हैं वे दोनों को, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला जो आधारभूत लक्षण जो विटकर महोदय ने दिया था वह था जाति वृत्ति संबंध। जातीय वृत्तीय संबंध का अर्थ होता है किसी जीवधारी के आपस में किस प्रकार से उनका विकास हुआ होगा, इनका विकासात्मक और इनका आनुवंशिक, ये दोनों संबंध जो होते हैं इन्हीं को कहा जाता है इनका जाति वृत्ति। जातीय वृत्ति मतलब क्या हो गया, एक जीव का विकास किस प्रकार से हुआ है और एक जीव और दूसरे जीव में क्या आनुवंशिक संबंध है, ये इनकी जातीय वृत्ति कहलाती है। और विटकर ने जो वर्गीकरण दिया है उसमें उन्होंने जातीय वृत्तीय संबंध को बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बनाया है, और इसके आधार पर जिस जीव का पहले विकास हुआ था, प्रारंभ में जिसका विकास हुआ था उनको पहले स्थान दिया, और इसके बाद जिनका विकास हुआ उनको उन्होंने बाद में स्थान दिया है। तो विकास क्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे पहले एक अकोशिकीय जीव बना, और अकोशिकीय जीव बना इसीलिए इनको जीव नहीं माना जाएगा। तो अकोशिकीय जीव जैसे कि वायरस है, विषाणु, विषाणु जो होते हैं वे अकोशिकीय जीव होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या किया जाता है, ना तो इनको सजीव माना जाता है और ना ही इनको निर्जीव। इस प्रकार से इनको क्या कर देते हैं, दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। अर्थात एक विषाणु जो होता है वह दोनों के समान लक्षणों को धारण करता है, इसीलिए विषाणु जो है उनको विटकर महोदय ने किसी भी वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया था। अब इन्हीं विषाणुओं में क्या हुआ होगा, कुछ ऐसे परिवर्तन आए होंगे जिसके कारण एक कोशिका का विकास हुआ और इससे बने मोनेरा जगत के सदस्य। विकास क्रम की दृष्टि से, जाति वृत्तीय संबंध की दृष्टि से देखें तो जगत मोनेरा के जो सदस्य थे वो सबसे पहले विकसित हुए, और उसके पश्चात बाकी जो जीवधारी थे जैसे कि जगत प्रोटिस्टा, इनके सदस्य जो थे, और उसके पश्चात में पादप का, जंतु का और कवक का विकास जो था वो लगभग समानांतर रूप से हुआ है। तो इस प्रकार से विटकर ने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया उसमें इन्होंने इन आधारभूत लक्षणों को ध्यान में रखा, और इसी के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया था, जीवों को 5 जगत में बांट दिया था। चलो अब हम देख लेते हैं कि जो 5 जगत वर्गीकरण विटकर ने दिया था, इन पांचों जगत के मुख्य लक्षण क्या क्या है, हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, इसीलिए मुख्य लक्षण को मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बता रही हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे जगत मोनेरा। जगत मोनेरा के सदस्य जो है, वे सारे के सारे सदस्य जो हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय जीव। इनमें इनकी कोशिका के जिसके बहुत सारे सदस्य थे, अधिकांश सदस्य जो हैं उनमें, अधिकांश सदस्यों में कोशिका भित्ति पाया जाता है, अर्थात कोशिका के चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली का जो आवरण होता है उसके चारों तरफ एक और आवरण उपस्थित होता है जो कोशिका भित्ति कहलाता है। तो जगत मोनेरा के जो सदस्य हैं उनमें से अधिकांश में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनके सदस्य जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं, अर्थात हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लगभग सभी सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें पोषण शैली जो होती है वो दोनों प्रकार की होती है, कुछ जो होते हैं वो स्वकोशी होते हैं और कुछ जो होते हैं वह विषम कोशी होते हैं। इनमें अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन के द्वारा ये प्रजनन करते हैं, और लैंगिक प्रजनन जो होता है वो जीन पुनर्स्थापन के द्वारा होता है, इसको प्रोटोलैंगिक कहा जाता है। शुरुआत प्रकार के लैंगिक प्रजनन जिसमें लैंगिक रूप से शरीर अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन ये एक्सचेंज करते हैं, आनुवंशिक पदार्थों को आदान प्रदान कर लेते हैं, तो
तो प्रोटोलैंगिक प्रकार का इनमें प्रजनन पाया जाता है। ये जीवधारी जो होते हैं इनमें से कुछ जो होते हैं वो सहजीवी, जैसे कि इसमें से एक सदस्य है राइजोबियम, वो सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जगत मोनिरा के जो सदस्य होंगे उनके निम्नलिखित मुख्य लक्षण हैं। दूसरा देखेंगे जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं वो भी कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। जगत प्रोटिस्टा के जो सदस्य होते हैं वह यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, लेकिन ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये हमारी साधारण आंखों से दिखाई नहीं देने वाले जीवधारी होते हैं, लेकिन ये यूकैरियोटिक हैं, इसीलिए इनकी कोशिका में जितने भी विकसित कोशिकांग है वो पाए जाते हैं। इनमें भी जो कोशिका भित्ति होती है वो इनके कुछ सदस्यों में पाई जाती है। इसमें जो सदस्य होते हैं उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, उपस्थित होती है कोशिका भित्ति इनमें। साथ ही साथ ये भी स्वकोशी और विषमकोशी दोनों प्रकार के होते हैं। ये स्वकोशी भी होते हैं और इनमें विषमकोशी पोषण भी पाया जाता है। इनमें ज्यादातर अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन होता है, पर इनमें लैंगिक प्रजनन जो होता है वो भी थोड़ा विकसित अवस्था में पाया जाता है। इसमें एग्जाम्पल हम देखेंगे जगत प्रोटिस्टा में, तो उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, इसके साथ साथ और अन्य। तो ये हो गए जगत प्रोटिस्टा के लक्षण। आइए अब हम देखते हैं कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत तीनों का एक तुलनात्मक क्या लक्षण होते हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं हम। एक कवक जगत के सदस्य जो होते हैं उनमें, और एक पादप जगत के जो सदस्य होते हैं, और एक जंतु जगत के जो सदस्य होते हैं, उनमें क्या क्या मेन लक्षण जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसको हम इस प्रकार से अध्ययन कर लेते हैं। कवक जगत के जो सदस्य होते हैं इनमें जो मोस्टली जो होते हैं सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। पादप जगत के भी सभी सदस्य यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, और जंतु जगत के सभी सदस्य जो होते हैं वो भी यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। तो यहाँ पर तीनों जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे। कवक सदस्य जो होते हैं इसमें से कुछ जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। पादप जगत जो होते हैं इनमें सभी सदस्य जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, और जंतु जगत जो होते हैं इनके भी सभी सदस्य जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। कवक जगत के जो सदस्य होते हैं इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन अगर बनावट की दृष्टि से देखें कोशिका भित्ति कैसी होंगी, उपस्थित होंगी। लेकिन अगर बनावट किस पदार्थ से मिलकर बना है तो उसके आधार पर कवक जो होते हैं उनका कोशिका भित्ति जो होता है वो काइटिन की बनी हुई होती है, काइटिन की बनी होती है। पादप जगत जो होते हैं इनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इनमें उपस्थित होता है, लेकिन इनका कोशिका भित्ति जो होगा वो किसका बना होगा, सेल्यूलोज का बना होता है। इनमें सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु जगत के जितने भी सदस्य होते हैं इनमें कोशिका भित्ति जो होता है वो क्या रहता है, अनुपस्थित होता है। कवक जगत के जो सदस्य होते हैं इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, हरित लवक अनुपस्थित, तो प्रकाश संश्लेषण भी इनमें नहीं हो पाता है। पादप जगत जो होते हैं इनके सदस्य जो होते हैं इनमें हरित लवक उपस्थित होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, स्वकोशी होते हैं। और जंतु जगत में भी हरित लवक क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, विषमकोशी होते हैं। और इसमें से विषमकोशी जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण विधि के द्वारा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी में शामिल हो जाते हैं।
और हरित प्लवक अनुपस्थित होने के कारण कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषमपोषी। लेकिन ये विषमपोषी में भी कौन सी श्रेणी के होते हैं, मृतोपजीवी। मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो गए, मृतोपजीवी हो जाते हैं। एक और लक्षण देख लेते हैं इनमें पाए जाने वाले प्रजनन। तो कवक जो होते हैं इसमें से कुछ सदस्य जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं, लेकिन अधिकांश सदस्य जो होते हैं वह लैंगिक प्रजनन करते हैं। पौधे जो होते हैं इनमें अलैंगिक प्रजनन विधि भी पाई जाती है और इनमें लैंगिक प्रजनन विधि भी पाई जाती है। और जंतु जो होते हैं, निम्न श्रेणी के जंतुओं को छोड़ करके जितने भी जंतु होते हैं लगभग सभी में लैंगिक प्रजनन विधि के द्वारा प्रजनन होता है। तो इस प्रकार से कवक, पादप और जंतु, इनके जो मुख्य लक्षण जो है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इस प्रकार से हैं।